नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी आरोह भाग 2 में कहानी नमक। इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। इस कहानी का प्रथम भाग हमने पढ़ लिया था और द्वितीय भाग अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ लिया था कि सफ़िया अपने भाइयों से मिलने लाहौर जाती है। सिख बीवी जो उनसे सफ़िया से लाहौर का नमक मंगवाती है और सफ़िया 15 दिन रहकर जब वापस लौटती है तो अपने साथ 1 किलो नमक की पुड़िया अपने साथ लेकर आती है। उसे बहुत डर भी लगता है, लेकिन वो हिम्मत करके कस्टम अधिकारी के सामने वो पुड़िया रख देती है और कस्टम अधिकारी ने उसकी सारी बात सुनी और उसने भी अपना देश वतन जो था उसका दिल्ली बताया और उसने वह नमक की पुड़िया सफ़िया के सामने रख दी, उसके हैंडबैग में रख दी और ये भी कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यहाँ तक ये कहानी हमने पढ़ ली थी, तो आइए इसको आगे पढ़ते हैं। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, दूसरी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थी, जिसमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका तो वह उस नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। सफ़िया बोली, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से व्यक्ति से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए न। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? वो डर गई थी कि पता नहीं कस्टम अधिकारी को सारी बात तो बता दी है, ये मुझे नमक ले जाने देंगे या मुझे गिरफ्तार करेंगे। तो वो डर गई थी, उसके पैर तले की ज़मीन ही खिसक गई। लेकिन कस्टम अधिकारी पुलिस वाले से बोला, 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली।
किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? सफ़िया ने पूछा। उस कस्टम अधिकारी ने जवाब दिया, हाँ, मेरा वतन ढाका है। बड़े ही फ़क्र से जवाब दिया था उन्होंने। तो सफ़िया ने पूछा, तो आप यहाँ कब आए? उन्होंने कहा, जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा न कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है, सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। डाब होता है कच्चा नारियल, हरे रंग का पानी से भरा हुआ कच्चा नारियल, डाब कहते हैं उसे। तो वो कस्टम अधिकारी सफ़िया से बता रहे थे कि वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसमें बताया गया है कि अटारी स्टेशन आते ही पाकिस्तानी पुलिस तो उतर गई, पर हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो गई। ये पता नहीं चल रहा था कि कहाँ लाहौर समाप्त हुआ और कहाँ से अमृतसर शुरू हो गया, क्योंकि एक ही ज़मीन थी, एक ही ज़बान, मतलब भाषा, बोली, एक जैसी सूरतें और लिबास, मतलब कपड़े थे। केवल पुलिस की हाथों की बंदूकों ने ही इन सबको अलग अलग भौगोलिक अस्तित्व दे रखा था। भारतीय कस्टम अधिकारी को सफ़िया ने नमक की पुड़िया दिखाई। उसने न केवल सफ़िया को चाय पिलाई बल्कि उसे नमक की पुड़िया देकर विदा किया। ये भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता था। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ये अब भारत में रहता था कस्टम अधिकारी, लेकिन अपना देश ढाका को बताता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश अलग अलग हो गए। पहले एक ही देश थे, तो वहाँ से भी कुछ लोग भारत में आ गए थे, लेकिन अब भी ये ढाका को ही अपना देश मानता था। बचपन में उसने बता रहा है कि नजरुल टैगोर के साहित्य को पढ़ा था। अब भी वो ढाका आता जाता रहता है। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो वह अधिकारी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। वह यह निर्णय ही नहीं कर पा रही थी सफ़िया कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इस कहानी में ये बताया गया है कि नक्शे में तो लाइनें खींच दी गई हैं, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। कुछ लोगों को अपना देश छोड़कर इधर आना पड़ा, कुछ लोग उधर चले गए, लेकिन उनका मन अब भी वहीं है। उनकी भावनाएं उस देश से, उस जगह से जुड़ी हुई है। उसी जगह को वो अपना देश समझते हैं। इस कहानी में लेखिका ने भारत तथा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की संवेदनाएं, उनकी भावनाओं के बारे में बताया है। मनुष्य की संवेदनाएं हमेशा ही मानवीय रिश्तों से ही जुड़ी होती हैं।
राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं होता। जिन लोगों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और विभाजन के बाद वे भारत आ गए, आज भी बार बार अपनी जन्मभूमि को याद करते हैं। और यही स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों की है जिनका जन्म भारत में हुआ था। पाकिस्तान से कई लोग भारत आते रहते हैं। पाकिस्तान के लोग भारत की लड़कियों से विवाह करते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान की लड़कियों से विवाह करते हैं। इन दोनों देशों के कलाकार, खिलाड़ी एक दूसरे देश में जाते आते रहते हैं। तो ये बातें सारी सिद्ध करती हैं कि दोनों देशों के लोगों की संवेदनाओं में बहुत बड़ी समानता है और संवेदनाओं की समानता ही उन्हें आपस में जोड़ती है। तो मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें पहला ही प्रश्न दिया हुआ है कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था बताइए। सफिया पाकिस्तान से सिख बीवी को भेंट देने के लिए नमक की पुड़िया हिंदुस्तान में ले जाना चाहती थी और सफिया का भाई पुलिस अधिकारी था। उसने नमक की पुड़िया साथ ले जाने से अपनी बहन को मना कर दिया और क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नमक ले जाना गैर कानूनी था और ये भी हो सकता था कि भारत पाक सीमा पार करते समय कस्टम अधिकारी उसे पकड़ लेते। ऐसा होने पर सफिया और उसके परिवार का अपमान होता। यही कारण था कि सफिया के भाई ने उसे नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था, क्या द्वंद्व हो रहा था उसके मन में। सफिया सिख बीवी को निराश नहीं करना चाहती थी। वो सोचने लगी कि किस तरह नमक को सीमा पार ले जाएं, परंतु यह काम भी इतना आसान नहीं था। नमक के पकड़े जाने पर वो भी पकड़ी जा सकती थी। पहले तो उसने नमक की पुड़िया को किन्नों की टोकरी में छिपाया। नमक ले जाने के बहुत सारे तरीकों के बारे में वो सोचने लगी और अंत में उसने निर्णय लिया कि कस्टम अधिकारी को नमक दिखाकर ले जाएगी, चोरी से नहीं ले जाएगी। अगला प्रश्न है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। सिख बीवी का प्रसंग आने पर उस अफसर को अपने वतन ढाका की याद आने लगी थी। वह सफिया और सिख बीवी की भावनाओं और उनकी संवेदनशीलता को जान चुका था और खुद भी वो संवेदनशील हो गया था, भावुक हो गया था। उसे लगा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा बनावटी है क्योंकि लोगों के दिल आपस में जुड़े हुए हैं। जो लाहौर में पैदा हुए थे वे लाहौर के लिए तरसते हैं, दिल्ली में पैदा हुए वे दिल्ली के लिए तरसते हैं और जो ढाका में पैदा हुआ वह ढाका के लिए तरस रहा था। कस्टम अधिकारी मन ही मन सोच रहा था कि उसे उसके वतन से अलग क्यों कर दिया गया है। आगे प्रश्न इसमें दिया हुआ है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है, जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। देशों की सीमाएं लोगों के मनों को विभक्त नहीं कर सकती। मानव तो क्या, पक्षी भी अपनी जन्मभूमि से प्रेम करते हैं। स्वदेश प्रेम कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसे मनमर्जी से गमले में उगाया जा सके। जिस देश में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह उससे हमेशा प्रेम करता है। यदि मानचित्र पर लकीरें खींचकर भारत पाक विभाजन कर दिया गया तो ये लकीरें लोगों को अलग अलग नहीं कर सकती। प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से ही अपनी जन्मभूमि से प्रेम करता है। यही कारण है कि जिन लोगों का जन्म पाकिस्तान में हुआ आज भी वो उसे याद करते हैं और जिन पाकिस्तानियों का जन्म भारत में हुआ वे भारत को याद करते रहते हैं। इसलिए भारत पाक विभाजन एक तरह से कृत्रिम है। यह लोगों के दिलों को
बांट नहीं सकता, उनको विभक्त नहीं कर सकता। अब प्रश्न है कि नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। चारित्रिक विशेषता मतलब क्या गुण और अवगुण थे उसमें, कैसे कैसे विचार उसके मन में उठ रहे थे, तो उसके बारे में क्या पता चलता है कि सफिया कैसी है। सबसे पहले तो इस पाठ में हमें पता चलता है कि सफिया एक साहित्यकार है। वो बातचीत करते समय किसी प्रकार का संकोच नहीं करती, स्पष्ट वक्ता है। दूसरी बात यह पता चलती है कि वो एक निडर स्त्री है। उसका भाई उसे समझाता है कस्टम वाले किसी की नहीं सुनते, लेकिन वो डरती नहीं, वो नमक को दिखाकर ही हिंदुस्तान ले जाती है। तीसरी बात हमें इस कहानी से उसके मन में उठे द्वंद्वों से पता चलता है कि वो दृढ़ निश्चयी है। बहुत पहले ही उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सिख बीवी के लिए नमक ले जाएगी, और वो लेकर आई भी। सफिया एक ईमानदार स्त्री है, ये भी पता चलता है कि नमक वो छुपाकर नहीं लाई, चोरी से नहीं लाई, बल्कि दिखाकर जताकर लेकर आई थी। उसमें मानवता के भी गुण हैं। वो ये भी सोचती है कि भारत पाकिस्तान 2 देश बन गए हों, परंतु यहाँ एक जैसी ज़मीन, एक जैसी जुबान, एक जैसी सूरतें, लिबास हैं, फिर 2 देश कैसे बन गए, इस तरह की बातें उसके मन में चलती है। बहुत भावुक हो जाती है, और वो ये भी कहती है कि कुछ मोहब्बत, आदमियत, इंसानियत भी होती है। कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, मैं उन्हें सब बातें बता दूंगी तो शायद वो मुझे नमक ले जाने देंगे। तो इससे पता चलता है कि सफिया में मानवता के भी गुण हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस पाठ के अभ्यास के, उनके उत्तर आपको इस तरह से लिखने हैं। फिर भी आपको इस पाठ को लेकर कोई संदेह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या अच्छी तरह समझ आ गया है, तो अपने कमेंट लिखिए, अपने फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।